हाँ ठीक है। नमस्कार सभी प्यारे मित्रों को, श्री जी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज हम सीटी स्पेशल क्लास चला रहे हैं आपके लिए, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज से हमारा सेशन डेली रेगुलर बेसिस रहेगा। तो डेली हम लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये जो सेशन है वो कुछ इस तरह का रहेगा कि आपको लगभग मैं 5 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, आपको उसी सेकंड्स के अंदर इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है आपके एग्जाम में, और एग्जाम जिस एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, 2018 क्वेश्चन है। आंसर क्या होना चाहिए, पढ़ें क्वेश्चन को कि गंगानगर से ये हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही हो गया कि गंगानगर से बना है, कौन बना है, हनुमानगढ़ बना है, कब बना है, विद डेट पूछिए, विद डेट पूछिए। मैंने आपको पहले बताया था कि जब जिले बने थे 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जो जिला 26वें जिले के रूप में हमें देखने को मिलता है, उस जिले का नाम था अजमेर। 26वां जिला था आपका अजमेर। अजमेर के बाद में हम बात करें, इसके बाद में आपके पास में 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, ये सारे जिले कब बने हैं उसके लिए एक ट्रिक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। धो बा दोरा, धोबा दोरा, हक प्रताप, हक प्रताप। मैं सारे जिलों की जो डेट्स हैं वो आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। कब बना था, तो धो से बना आपका धौलपुर, तो धौलपुर कौन सा हो गया, 27वां जिला हो गया। बा से हो गया 12, ये आपका 28वां जिला। दो से हो गया दौसा, 29वां जिला। राज से हो गया राजसमंद, 30वां जिला। 31वें जिले के रूप में देखते हैं हम हनुमानगढ़ को, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। 32वें जिले के रूप में आप देखोगे तो आप करौली को देखोगे, और लास्ट में जो 33वां जिला है वो है आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। मैं और बात करूंगा टोटल 50 जिलों के बारे में भी। धौलपुर जो बना है वो आपके 1982 में बना था। कब बना था, 1982 में। इसके बाद में 12, दौसा और राजसमंद एक साथ बने थे 1991 में। कब बने थे, 1991 में। 1991 में आप 3 जोड़ते जाओ, 3 जोड़ते जाओ, रीजनिंग पढ़ी होगी, इसमें आप 3 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, +3 करोगे तो आपको जो ईयर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1994। 1994 हनुमानगढ़ का पूछा है, हम सारे एक बार निकाल लेते हैं। फिर और आप इसमें 3 जोड़ोगे, 1994 में वापस से आप 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1997, 1997। और लास्ट वाला जो जिला बना था वो बना था 2008 में। कब बना था, 2008, दिन था 26 जनवरी का। बात करें 1982 में, 1982 में अप्रैल का महीना था। किसका महीना था, अप्रैल। ये तीनों जिले एक साथ बने। इस समय भी हमारे पास में जो महीना देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा आपको अप्रैल। कौन सा देखने को मिलेगा, अप्रैल। इसके बाद में आप देखोगे, इसकी बात करें हनुमानगढ़ की, तो ये भी किस में मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा आपको जुलाई में। और इसके बाद में करौली को भी देखेंगे तो करौली भी मिलेगा आपको जुलाई में, जबकि प्रतापगढ़ मिलेगा वो मिलेगा आपको 26 जनवरी को। कब मिलेगा, 26 जनवरी। यहाँ से आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है। देखते हैं 1994, 96, 95 और 94। सर 4 वाला तो क्लियर है, देखो ये रहा क्लियर। कब बना, 1994 में। तो आपके आंसर्स जो हैं वो बी नहीं हो सकता है, इसके बाद में सी भी नहीं हो सकता है। होगा आंसर या तो होगा फर्स्ट या होगा लास्ट। फिर देखते हैं इसमें बात किसी की है, मैंने जुलाई की है, मतलब 7 होना चाहिए। सर 7 तो आपको यहीं पर दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट देखें तो इसकी 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, 10 जुलाई, सॉरी 2 मिनट, इसकी आएगी आपको 15 अप्रैल, इसकी 10 अप्रैल, इसके बाद में 10, 15, 12, 19 और 26 जनवरी। ये लो आपकी डेट्स भी सारी क्लियर है, ठीक है। डेट क्लियर है। वैसे हमारा आंसर यहाँ से आ चुका था। ऑप्शन नंबर जो रहेगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का।
क्वेश्चन नंबर 1 का क्लियर है। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करके बताएं एक बार कि किस अवधि के दौरान, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की बात कर रहा है, अस्तित्व में नहीं रही। आंसर दें सभी लोग, कौन सा आंसर होना चाहिए। संभागीय व्यवस्था की मैं बात करूं तो संभागीय व्यवस्था जो शुरू की गई थी वो 1949 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1949 में शुरू की गई थी। जो शुरू की थी उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी उस समय हमारे कौन थे? मुख्यमंत्री थे। और एक बात बताओ, जब कोई संभागीय व्यवस्था शुरू होगी तब संभाग तो होने चाहिए। हमारे पास में टोटल जो संभागों की संख्या थी वो कितने थे? 5 संभाग थे, जिसमें जयपुर, जोधपुर, लिख देता हूँ आपके काम आएंगे। एक तो था जयपुर जिसे हम कहते हैं पिंक सिटी, एक था ब्लू सिटी जिसे हम कहते हैं जोधपुर, जयपुर, जोधपुर। एक है आपके उस्ता कला का बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। एक वाइट सिटी के नाम से जानते हैं जिसे, उसका नाम है आपका उदयपुर। एक एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं कोटा। तो आप ये कह सकते हो कि जब संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, यहाँ पे क्या की गई थी? शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1949 में की गई थी। मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे। और 5 संभाग थे, 5 संभाग के नाम जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। जैसे बात करते हैं 1962 की, 1962 से लेकर 1987 तक, 1987 तक जो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में थे, बिल्कुल उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के समय इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा ये फालतू की बीमारी है, इसका कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। तो आपसे पूछ ले किसने बंद करी या बंद ना लिख के आए तो ऐसे लिखाएगा कि अस्तित्व में नहीं रही, अस्तित्व में नहीं रही। तो आंसर क्या आएगा आपका? 1962 से 87 वाला आंसर आपका होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। फिर भी और हम बात करें, आपसे पूछ ले कि पुनः प्रारंभ किसने की या रीस्टार्ट किसने की, पुनः शुरू किसने की। ध्यान रखना बात है 1987 की, 1987 की, जिसमें आप देखोगे हरिदेव जोशी को। हरिदेव जोशी उस समय हमारे कौन थे? सीएम थे। कौन थे? सीएम थे। उन्होंने एक नया जिला, नया संभाग, छठे संभाग के रूप में एक संभाग की स्थापना की। उस छठवें संभाग का नाम था अजमेर। क्या नाम था? अजमेर संभाग। तो आपको, आपके पास में 5 संभाग ये रहे, छठवां संभाग कौन सा आ गया? अजमेर संभाग आ गया। फिर और हम बात करें, हरिदेव जोशी की बात से सहमत थी हमारी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, जिन्होंने 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को नए संभाग के रूप में वसुंधरा राजे सरकार ने, कौन सी सरकार? वसुंधरा राजे सिंधिया हमारी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 7वें संभाग के रूप में, 7वें संभाग के रूप में एक संभाग का गठन किया जिसका नाम है भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। इसके बाद में और बात करें 2023 की, करंट के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 2023 की हम बात करेंगे तो 2023 में 3 नए संभाग बना दिए। कितने नए संभाग? 3। पहले कितने थे? 7। 7 और 3 10। टोटल अभी वर्तमान संभागों की संख्या पूछिए तो आंसर क्या रहेगा? 10 रहेगा। ये 3 संभाग कौन कौन से हैं तो सुन लो। एक तो था बांसवाड़ा, कौन सा? एक है पाली, और एक आ जाएगा आपका सीकर। सीकर, बांसवाड़ा या पाली, ये तीनों संभाग नए संभाग हैं। कब बने? तो 2023 में बने। ठीक है। वर्तमान में आपसे पूछ ले कितने संभाग और कितने जिले हैं, तो आप कहोगे सर 10 तो संभाग हैं और जिलों की संख्या हमारे पास टोटल कितनी हो चुकी है? 50। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करें, अच्छे से पढ़ें इसको, एग्जाम में आया हुआ है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिप्लोमा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पूछा गया हुआ है। फटाफट से आंसर दें सभी लोग। आंसर क्या होना चाहिए? राजस्थान की स्थिति विस्तार को लेकर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं यदि राजस्थान को कुछ इस तरह से विषमकोणीय चतुर्भुजाकार बना दूं टीएच हैंडले के अनुसार, हाँ ठीक है, तो इसमें पूर्व से पश्चिम की बात करूं, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम ये रेखा, उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो ये रेखा।
देखो हमें देखने पे लगता है कि राजस्थान चौड़ाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में ज़्यादा मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो देखो यहाँ पे जो चौड़ाई है वो है आपकी 869 किलोमीटर। आपसे कह दें पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट में लंबाई ज़्यादा है 869 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण या नॉर्थ से साउथ की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 826 किलोमीटर की। कितनी? 826 किलोमीटर की। और ये जो दोनों रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं, स्थान का नाम है लाम्पोलाई, जिले का नाम है नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। और हम बात करें इसकी आकृति कैसी दिख रही है आपको, पतंग जैसी या विषम कोण चतुर्भुज की जैसी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। रोम्बस ऐसा भी आए तो भी सही है, रोम्बस के आकार जैसी है। तो देखते हैं इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। हाँ सर हो सकता है। इसका उत्तर से दक्षिण मतलब इस तरह का विस्तार 869 नहीं सर 826, तो ये कथन गलत हो गया, ये तो कथन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गया। ठीक है। इसकी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा देखो मैं बताता हूँ। स्थलीय सीमा क्या होती है? आप यहाँ से चलना शुरू करें और इस तरह से घूम के और वापस इसी पॉइंट पर आ जाएं, उसे कहते हैं स्थलीय सीमा। क्योंकि राजस्थान किसी भी समुद्र या तट से सीमाएं नहीं लगाता है, तो समुद्री सीमा या तटीय सीमा राजस्थान की नहीं है। स्थलीय सीमा जो है वो है 5920 किलोमीटर की। कितनी है? 5920 किलोमीटर की, जिसमें से हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की, इसकी बात करें इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें जो कि पाकिस्तान के साथ में लगी हुई है, वो है आपके 1070 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे राज्यों के साथ में, स्टेट के साथ में, इंटर स्टेट की बात करेंगे। इंटर स्टेट अंतर राज्य सीमा, अंतर राज्य सीमा में हम बात करते हैं तो आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको पंजाब मिलेगा यहाँ पर, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, यूपी के बाद में एमपी और एमपी के बाद में गुजरात। तो ये पांचों राज्य आपकी सीमा लगाते हैं कितने किलोमीटर की? 4850 किलोमीटर। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी स्थलीय सीमा कितनी आ जाएगी? 5920। तो ये गलत हो गया बिल्कुल। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 नहीं है, 239 है। 239 है, 239 क्या? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और हमेशा जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर किलोमीटर में होता है। आपसे पूछ ले कि वर्ग मील में बताओ, वर्ग मील में 132, 140 वर्ग मील। ठीक है। तो हमारा ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः मतलब सिक्वेंसली, सबसे पहले आपको बताना है उत्तर से दक्षिण, इसके बाद बताना है आपको पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। पूछा गया कौन सा एग्जाम है? तो आपके सामने दे रखा है जिस एग्जाम में ये पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ। देखो अभी बताया था पिछले में कि आप बात करें राजस्थान की, राजस्थान की हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई कम है जबकि पूर्व से पश्चिम में लंबाई ज़्यादा है। यहाँ की हमने चर्चा की थी अभी, इसमें जो लंबाई है वो है आपकी 869 किलोमीटर की, जबकि ये है आपकी 826 किलोमीटर। यही पूछा है। पहले उत्तर से दक्षिण मतलब क्या आनी चाहिए? पहले 826 है क्या? नहीं है, क्या नहीं है? हाँ बिल्कुल 826 और 869, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थिति विस्तार से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। वन रक्षक में पूछा गया एग्जाम में, वन रक्षक का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया है 2013 का। सभी लोग आंसर दें, क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। पुराने परिप्रेक्ष्य में बात करें तो, नए परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो अनूपगढ़ भी आ जाएगा, है ना, अनूपगढ़। और इसके बाद में कौन सा? बालोतरा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलें हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी रेखा। जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगी है, किसके साथ में?
एक राष्ट्र के साथ में सीमा लगी है, उस राष्ट्र का नाम है पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। इस रेखा का नाम, यहाँ से ये रेखा शुरू होती है और इस तरह से बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर होते हुए बाड़मेर तक ये समाप्त हो जाती है। जिले की बात करूँ तो यहाँ पर श्री गंगानगर, पुराने परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो जिला आता है, जिले का नाम है बीकानेर, इस जिले का नाम है जैसलमेर और इस जिले का नाम है बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। बाड़मेर का जो स्थान मैंने आपको बताया था, इस स्थान का नाम है भलगांव। भलगांव। इसी का नाम है बाखासर, भलगांव, बाखासर या शाहगढ़, ठीक है। यहाँ इसका अंतिम बिंदु है। पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और इसी सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेडक्लिफ रेखा। सर सिरिल रेडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया था। इसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? रेडक्लिफ रेखा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इनके साथ में कितनी कितनी सीमा लगाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आपको काम देगा। कौन कौन सी? जैसे बाढ़ आई गंगा बह गई, मैंने आपको बताया था। जैसे बाढ़ आई मतलब 464 किलोमीटर, बाढ़ आई मतलब बाड़मेर 228। जैसे बाढ़ आई, गंगा बह गई तो गंगा की है 210 किलोमीटर और इसकी है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। आपसे इनका क्रम भी पूछे तो डायरेक्टली या तो इनकी किसी की लंबाई पूछेगा तो आपको पूरा याद होना चाहिए, वरना ट्रिक से आप याद रख सकते हो। जैसे बाढ़ आई, क्या आई? जैसे बाढ़ आई, कौन बह गई? गंगा बह गई। तो क्या पूछा था इसमें? सर्वाधिक लंबी सीमा, सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है भाई? जैसलमेर कितनी है? 464। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसकी लंबाई भी पूछी गई थी 464। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, सिविल JN डिप्लोमा 2022 का क्वेश्चन है। फटाफट करके बताएं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। फटाफट करके बताएं आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट कमेंट करो भाई लोग।
अभी एक बार कमेंट करके बताएं आप सभी लोग कि वॉइस क्लियर है क्या। भाई दीपू तुम्हें पढ़ा रहे हैं है ना। हाँ अभी क्लियर है तो एक बार थम्सअप करके बताओ, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ इसको, है ना। देखो किस जिले की बात कर रहा है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। पहली बार तो ये समझे, हमने राजस्थान का देशांतरी विस्तार देखा, आपको कि हाँ सर कहाँ से लेकर देशांतरी विस्तार की हमने बात करी, तो देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। क्लियर है। हाँ अब तो क्लियर आ रही है आवाज़। ओके आवाज़ नहीं आ रही, अब तो आ रही है। ओके अब आ रही है, तब समझो एक बार, है ना। अब आ रही है, समझो। राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है हमने देखा 23-3 से 30-12, जबकि देशांतरी विस्तार है 69-30 से 78-17 के बीच में, और दोनों कौन सा होंगे, पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर। और उसने भी यही कहा। तो ये पूछ रहा है कि 70 डिग्री पर कौन सा जिला होगा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा होगा। हमें पता है कि 69 जब यहाँ से जा रही है तो लगभग 1 डिग्री तो आगे खिसकना है, ये लोग खिसक गए। इतना भी खिसकोगी तो भी जिला कौन सा आएगा, जैसलमेर आएगा। कौन आएगा, जैसलमेर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो क्लियर है भाई। हाँ क्लियर है, देशांतर विस्तार क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि धौलपुर किस अक्षांश पर है या किस देशांतर पर है। अक्षांश की बात करते सर लगभग मिडल में पहुंच जाता, देशांतर की बात करते तो कहाँ जाता सर, 78 डिग्री पे ही आ जाता। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा समझने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है और राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है जी, चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। 9 आपकी स्क्रीन पर, अब आंसर दें। अब और समस्या है तो एक बार आप मुझे, हाँ अगली बार से वॉइस की कोई समस्या हो तो आप मुझे बता दिया करें ताकि मैं वॉइस एक बार चेक करवाएं। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। एग्जाम में आया हुआ है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 का ये एग्जाम है। चलें आंसर दें। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। भौतिक प्रदेशों से लेकर आंसर है ये। हाँ पहले आंसर करें फिर मैं आपको समझाऊंगा। कमेंट करो भाई फटाफट से, अच्छे से पढ़ो इसको। एक ऑप्शन आया है बी ऑप्शन, बी बी बी। चलो राजस्थान के धरातलीय स्वरूप में बात कर रहे हैं, बात करें हम अरावली की। किसकी बात कर रहे हैं, अरावली की बात कर रहे हैं। ये हमारी इस तरह से राजस्थान हमारा, इसमें हम बात कर रहे हैं अरावली की। तो देखो आपकी अरावली है, ये अरावली, ठीक है। अरावली विश्व की प्राचीनतम मतलब ओल्डेस्ट, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मतलब फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन। ध्यान रखना उत्पत्ति के समय बात करें, जब इसके ओरिजिन की समय की बात करें तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उत्पत्ति के समय जब नया नया बना था तब उस बात करें तब ये वलित पर्वतमाला थी, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब ये सबसे पुराना है, सबसे प्राचीनतम, देखो लिखा हुआ है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और अभी वर्तमान में ये रह गई है अवशिष्ट के रूप में। किसके रूप में, अवशिष्ट के रूप में रह गई है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। पूछा क्या है, ये ध्यान रखना, ये मत भूलना कि गलत क्वेश्चन पूछा है। हाँ उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी, सिंधु नदी आ गई द्वारा निर्मित मैदानों को भाग है। सर सिंधु नदी आते तो खेल खराब कर दिया। गंगा और ब्रह्मपुत्र होता तो एक बार के लिए हाँ कर लेते, लेकिन सिंधु ने हमारा खेल खराब कर दिया। तो गलत तो आप आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर बी है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल हमने पढ़ा था राजस्थान को। राजस्थान में एक जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, रेत का कारण है सागर या समुद्र। कौन, सागर या समुद्र। और सागर में एक सागर देखने को मिलता है जो टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। कौन सा सागर, टेथिस सागर। ऑप्शन नंबर ये भी सही है। फिर गलती तो पूछा था, हमारा आंसर तो आ गया। आंसर क्या है, बी ऑप्शन। फिर भी हम चर्चा करें, दक्षिणी पूर्वी पठारी गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। हमने देखा राजस्थान को जब 4 भौतिक भागों में बांटेंगे इस तरह से, तो ये जो पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये आपके टेथिस सागर का भाग है। ये तीसरे नंबर का जो प्रदेश आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये भी टेथिस सागर का भाग है। लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े पर्वत या पठार मिलेंगे जैसे कि अरावली में और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, तो ये दोनों जो प्रदेश होते हैं वो किसका हिस्सा होंगे, गोंडवाना लैंड का। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन।
कविशा नमस्ते सर, बहुत बढ़िया। 9th का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल जिन्होंने आंसर बी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। 9th का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। आंसर बताएं, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? करें आंसर। डी, थार का मरुस्थल, बहुत बढ़िया। देखो जब हमने राजस्थान को देखा था इस तरह से, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो रेगिस्तान फैला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसी के नाम पर एक गाय का नाम भी है, थार पार कर गाय, है ना, थार पार कर गाय। आपका आंसर सिंपल सा आंसर आ जाएगा, थार पार। कालाहारी, सहारा और गोबी का मरुस्थल, ये विश्व की ज्योग्राफी में टॉपिक हैं मरुस्थल, तो उसमें आप देखने को मिलेगा अच्छे से। चलें क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया, 10 जिनका सही है सर। ये क्लास महिला सुपर, बिल्कुल। देखो जहाँ पर भी आपके राजस्थान ज्योग्राफी लिखी हुई है या राजस्थान जीके लिखा हुआ है, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी तो बदलनी है नहीं। महिला सुपरवाइजर के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हो, राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ सकते हो, वीडियो के लिए पढ़ सकते हो, एलडीसी के लिए पढ़ सकते हो, सीईटी के लिए पढ़ सकते हो, आरएस के लिए पढ़ सकते हो। आरएस इसके बाद में आईएएस में भी राजस्थान का थोड़ा पार्ट होता है, उसके लिए भी आप देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी राजस्थान जीके लिखा हुआ है वहाँ उन सारे एग्जाम्स के लिए आपकी क्लास महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन करें आप। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10th का बी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। बी 6140, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहे हैं। राजस्थान को मैं एक बार यहाँ साइड में बना देता हूँ, आप आंसर दें जब तक। राजस्थान को हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने 4 भागों में बांटा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें हम बात करेंगे। हाँ, किसी का आंसर आ रहा है? 11 में बी। चलो देख लेते हैं बी है या ए है। देखो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका जो एरिया है वो हमने देखा था 61.11% है, जबकि यहाँ पर जो निवास करने वाली जनसंख्या है वो 40% है। कितने परसेंट है? 40% है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहा हूँ, थार के मरुस्थल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो क्षेत्रफल है वो है 9.3%। कितना? 9.3%। यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 10%। कितने परसेंट? 10%। इसके बाद में हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 23% है, जबकि यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 39%। इसके बाद में बात करें हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका लगभग 7%, मतलब 6.89 की समथिंग, और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी करती है? 11%। अब आपसे जो पूछा है वो आप आंसर कर सकते हैं। थार के मरुस्थल की बात की है, मतलब किस डेटा की बात कर रहा है? इस डेटा 6140। नो सर, 61 हो सकता है ये, नो आंसर बी। जिन जिन लोगों का बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, बी आंसर। हाँ, गुड इवनिंग, बिल्कुल। सभी को भाई राम राम, नमस्ते, सब ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस के लेवल देखो ना। प्रयोगशाला सहायक 2019 में आया हुआ, प्रयोगशाला सहायक 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ। चलें क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग आंसर देने की ट्राई करें, चाहे आप लोग गलत दो, एक बार दो तो सही, आपको पता तो चले एग्जाम में हम क्या आंसर लगाएंगे। और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, राजस्थान के प्रतिष्ठित एग्जाम में आया हुआ है। RS प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है। भारत की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? भारत के रेस्पेक्ट में इस राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की। भारत में पूरे में फैला हुआ थार का मरुस्थल, लेकिन मान लो ये थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत है?
100%। तो राजस्थान में कितने प्रतिशत है? हमने देखा था थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश लगभग कितना 61% या 60%। ऑप्शन में जो नियर बाय है वो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए इसका। कितने लोगों का डी आंसर है भाई? हाँ सॉरी सर, गुड आफ्टरनून, इट्स ओके। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन करें। ठीक है, और सभी लोग सेशन को लाइक करते जाओ, बढ़िया लग रहा है तो। बाकी आपको लगता है कि नहीं ठीक है सर, हम तो हमारे पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश करें। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? बालुका स्तूप मुक्त, मुक्त बोले तो फ्री, फ्री। राजस्थान में हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हमने देखा था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेत के टीले पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं जिन्हें धोरे या धरियन के नाम से जानते हैं। जो रेत के टीले हैं वो सम गांव के सबसे ज़्यादा फेमस है, विश्व में प्रसिद्ध है धोरे या धरियन। कितना प्रतिशत है तो ध्यान रखना, रेत के टीलों को भूगोल की भाषा में कहते हैं बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? बालू का स्तूप, या कह दो उसको सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स। राजस्थान में दो तरह की प्रकृति पाई जाती है इनकी। कैसे? एक तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ये पाए जाते हैं तो कह देंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। क्या कहेंगे? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते उन्हें क्या कहेंगे? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। युक्त प्रदेश हैं लगभग 58.50% भूभाग पर। कितने भूभाग पर? इस पूरे को हम कितना माने? 100 माने। 100 में से 58.50 तो निकल गया, बचा कितना? 41.50%। यहाँ पर मुक्त प्रदेश में आप देखोगे पोखरण का क्षेत्र देखने को मिलता है, देशनोक बीकानेर का क्षेत्र देखने को मिलता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ये नहीं पाए जाएंगे तो क्या पाई जाएंगी? चट्टानें पाई जाएंगी, चट्टानें पाई जाएंगी। तो मुक्त प्रदेश में कितना प्रतिशत आएगा? 41.50%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 13 में ऑप्शन नंबर ए कितने लोगों का है? हाँ ए ए ए ए ए ठीक है भाई, अगली बार थोड़ा सा इसकी फॉन्टिंग बढ़ा देंगे, अब ठीक दिखेगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? यही बालू का स्तूप ही है। इनकी आकृति कैसी कर दी है? आधे चंद्रमा जैसी, अर्धचंद्राकार रेत के टीले ही तो हैं ये। इन्हें हम क्या कहेंगे? बरखान कहेंगे, सम कहेंगे, रन कहेंगे, या खड़ीन कहेंगे, या खड़ीन कहेंगे। आप इसका आंसर दो। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। चलें देखो, कुछ बालू का स्तूप या रेत के टीले ऐसे होते हैं जो हवाओं की दिशाओं के समानांतर बनते हैं। हवा की दिशा ऐसी और बालू का स्तूप भी ऐसे, उन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। और ऐसे बालू का स्तूप जो हवा तो ऐसे चल रही है और बालू का स्तूप कैसे बन रहे हो? ऐसे बन रहे हो, उन्हें क्या कह देंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल बालू का स्तूप। तो रेत की हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को कहते हैं अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको जो देखने को मिलता है वो आपका आता है बरखान। क्या आता है? बरखान, या जिसे हम बरछान के नाम से जानते हैं। ये तो सम वो स्थान है जहाँ पर जीरो वनस्पति, जीरो वनस्पति, या हम कहते हैं वनस्पति विहीन क्षेत्र, वनस्पति विहीन क्षेत्र। आंसर क्या आ जाएगा? समगांव। रण या टाट, दो बालू का स्तूप के मध्य में, दो बालू का स्तूप के मध्य में जब पानी भर जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? रन या टाट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये जब झीलें, छोटी छोटी झीलें बनने लगती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लाया झीलें। कौन सी झीलें? प्लाया झीलें। इसके बाद हम बात करें खड़ीन। जब ये प्लाया झीलें सूखने लगती हैं, दलदल बनने लगता है, और सूखने के बाद में पहले तो हल्की सी नमी रहती है, नमी रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? खड़ीन। और खड़ीन में जो खेती की जाती है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा उसे कहते हैं खड़ीन खेती। और खड़ीन खेती के बाद में ये मैदान बन जाता है, उसे हम कहते हैं बालसन का मैदान। बालसन का मैदान। पूछा क्या था? अर्धचंद्राकार रेत के टीले क्या कहलाते हैं? ए बरखान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 में ए आंसर कितने का है? हाँ हाँ, अब तो सही है, अब तो राइटिंग सही है। ठीक है, दिख रहा प्रॉपर। चलें क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 करके बताएं एक बार। सीफ क्या हैं?
सीफ क्या है, फटाफट से बताएं, सीफ क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, पीटीआई 2015 जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा 2020 में 2 बार पूछा गया है, पीटीआई में पूछा गया ये, और सिविल का जेएन का जो पेपर होता है जूनियर इंजीनियर का 2022 में भी ये पूछा गया। फटाफट आंसर कर, क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, फटाफट देख लो भाई, सीफ क्या है, सीफ क्या है, आंसर दें। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं क्या, ए, हाँ वैभव का आया आंसर भी, बाकी लोग भी आंसर दो। ए बहुत बढ़िया, ट्यूशन जो आंसर दिया बहुत सही तरीके से दिया करो आंसर, 15 में ए, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा और आंसर भी दिया करो, बहुत बढ़िया। सही आंसर 15 में ए, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब हवाएं भी ऐसे चलेगी, हवाएं भी ऐसे चलेगी और बालू का स्तूप भी ऐसे बनेंगे। इनको हम कहते हैं, हवाओं को हिंदी में, और क्या हिंदी में कह सकते हैं, हवाओं को क्या कह सकते हैं, पवन। और किसी का अनुवर्ती करना मतलब उसके पीछे पीछे चलना, तो इनको हम पवनानुवर्ती भी कहते हैं। और ये एक रेखा में बनते हैं, इसलिए हम इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। हवा के साथ साथ में चल रहे हैं, इसलिए इनको हम अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। कौन से, अनुदैर्घ्य। जो बरखान है वही सीफ है, ऐसा कह सकते हैं। बस बरखान में ये आगे की जो सींग होते हैं वो थोड़े से और लंबे हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सीफ बन जाएंगे। तो बरखान और सीफ कैसे होते हैं, अनुदैर्घ्य प्रकृति के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्रकृति के होते हैं। बहुत बढ़िया, अनुदैर्घ्य, नेहा शर्मा बहुत सही आंसर है। रंजना, नेहा, वैभव, बिल्कुल सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है और एलडीसी एग्जाम वापस से आ चुका है, फटाफट करके बताएं। एक बार चेक करें अच्छे से, हाँ सोच समझ के। भारत के भौतिक भागों का क्वेश्चन है, 4 भागों में बांटा था हमने। पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हाँ जी, आया किसी का आंसर, सी बी में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। चलें बात करें हम राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में हमने देखा था, राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा और प्रोफेसर तिवाड़ी ने और हरिमोहन सक्सेना ने कितने भागों में बांटा। पहला भाग का नाम था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्या नाम था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी रेतीला प्रदेश। ठीक है, पहला प्रदेश का नाम तो यही था। इसके बाद में हमने दूसरा बांटा था जिसे हम कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्या नाम था, अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरे प्रदेश का क्या नाम है, इसका नाम हो गया एक बार हम पूरा कंप्लीट करवा दूंगा इसको, आप अच्छे से ध्यान रखें, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, दूसरा पार्ट ये था। तीसरे पार्ट की हम बात करें, तीसरे पार्ट में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वैसे तो आप इस अरावली को अपन ऐसे कर सकते हैं, अरावली को यहाँ तक खींच सकते हैं, है ना, तानपुरे जैसी आकृति अरावली की। ये कौन सा प्रदेश हो गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश आपके ये दिख रहा है जी। ठीक है, इसके हम बाद में बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपका लगभग कुछ इस तरह से पूरा हाड़ौती कवर कर लेगा।
तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा हमने और चारों भौतिक भाग आपके सामने हैं, चारों भौतिक भाग आपके सामने। इसका क्या नाम हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये क्या बच गया? दिशा है दक्षिण पूर्व, कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी। और यहाँ पर किसका विस्तार है? पठारों का, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हाँ, इसके बाद में हम बात करें तो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कौन सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। इन 2 भागों में हम बात करें, एक भाग का नाम है पश्चिमी शुष्क प्रदेश या पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा होता है अर्ध शुष्क। क्या नाम होता है? अर्ध शुष्क। इसकी हम बात करें, अर्ध शुष्क को भी हमने 4 भागों में बांटा। एक यहाँ पर घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो घग्गर का मैदान शेखावटी वाला क्षेत्र है, या आंतरिक प्रवाह की नदियाँ सबसे ज़्यादा हैं तो शेखावटी या आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। बीच में नागौर जिला आता है तो नागौरी, और उच्च भूमि है तो उच्च भूमि। घग्गर का मैदान या घग्गर प्रदेश, शेखावटी, नागौरी, उच्च भूमि। यहाँ पर लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, कौन सा? लूणी नदी का। और उसके साथ साथ में जो भाषा है उस भाषा का नाम है गोड़वाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? पाली, जालौर, बाड़मेर के आसपास में बोली जाती है गोड़वाड़ी भाषा। तो लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? गोड़वाड़ प्रदेश या लूणी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और पूछा क्या है कि गोड़वाड़ प्रदेश किसका हिस्सा? गोड़वाड़ प्रदेश अर्ध शुष्क का। अर्ध शुष्क किसका हिस्सा है? पश्चिमी मरुस्थल का, मतलब मरुस्थल होगा वो आंसर होगा आपका। आंसर क्या आना चाहिए? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये रहा सर, शुष्क में मिल गया हमें तो काम खत्म। हाड़ौती तो हो ही नहीं सकता, हाड़ौती हो सकता है क्या सर? पठार होता। घग्गर का मैदान सर ऊपर वाला ही हो गया। पूरी मैदानी प्रदेश चाहकर भी नहीं हो सकता सर, नदियों द्वारा काटा गया प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 16 में बी जितने लोग आंसर वो करेक्ट है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है भाई सभी को। आप लोग बस अच्छे से नौकरी लग जाओ, वही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, चलें। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, नेशनल वुड फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क को बोलते हैं जीवाश्म उद्यान, जीवाश्म उद्यान। जैसे कि चट्टान गिरी, चट्टान के ऊपर फूल पत्ती जीव जंतु मर गए, फिर ऊपर से फिर चट्टान गिर गई, फिर फूल पत्ती जीव जंतु, फिर से चट्टान। इस तरह से लेयर्स में होती है। किसमें होती है? लेयर्स में होती है। उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान कहते हैं? अवसादी चट्टान। और ध्यान रखना, अवसाद के जमा होने से बनती है। किसके जमा होने से? अवसाद के जमा होने से। और जहाँ ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर पेट्रोलियम और खनिज तेल के भंडार मिलते हैं। इसीलिए आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश में खनिज तेल के भंडार भी हैं और पेट्रोल भी है। ठीक है ना, और प्राकृतिक गैस भी आपको देखने को मिलती है। जीवाश्म उद्यान की बात कर रहे हैं, इसकी जो एज है वो है 18 करोड़ वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना? 18 करोड़ वर्ष पुराना। जैसलमेर ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल। देखो, जैसलमेर ऑप्शन में नहीं होगा तो बाड़मेर लगाना होगा बाद में, लेकिन जब तक ऑप्शन में हमारे पास में क्या अवेलेबल है? जैसलमेर अवेलेबल है, तब तक आपका आंसर यही होगा। और इस क्षेत्र में आपको डायनासोर के भी क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। किसके? डायनासोर के अवशेष मिलते हैं। और डायनासोर जो था वो जुरेसिक काल का था। कौन से काल का? जुरेसिक काल। आप देखते हैं मूवीज में भी जुरेसिक मूवी आती है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि थार के मरुस्थल में जो जीवाश्म उद्यान है वो किस काल का है, तो जुरेसिक काल का। ठीक है, 18 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भाई सभी का, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करके बताएं लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? बहुत बढ़िया। राजस्थान ये रहा हमारा। प्राचीन समय में एक नदी की हम चर्चा करें तो नदी का नाम था सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी का जो बहाव क्षेत्र है, सरस्वती नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे वर्तमान में क्या कहते हैं? घग्गर। सरस्वती नदी के अवशेष से बची हुई नदी का नाम घग्गर नदी। घग्गर नदी, या मैं कह दूं सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में जो खनिजों से लबालब पट्टी है, या मैं कह दूं अच्छा जल है वहाँ पर। अच्छा जल मतलब ताज़ा मीठे पानी का जल है, उसे हम कहते हैं भूमिगत जल पट्टी या खनिज पट्टी। भूमिगत जल पट्टी या खनिज पट्टी, जहाँ पर मीठे जल की प्रधानता है और खनिजों की भी उपलब्धता है। लाठी सीरीज का संबंध है सरस्वती नदी से। सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में पाई जाने वाली भूमिगत जल पट्टी या खनिज पट्टी की एक श्रृंखला होती है, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज पट्टी या जल पट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18 में ऑप्शन नंबर ए सभी का सही, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19 करके बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह,
अंडरलाइन करना, आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। व्याख्याता में पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। करके बताएं सभी लोग, हाँ सभी लोग करके बताएं। आप बिल्कुल, अभी इन्होंने एक कमेंट आया है, इसमें देखो इन्होंने कहा बांका पट्टी, नहीं बांका पट्टी ये नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं तो मैंने आपको एक नागौरी उच्च भूमि के बारे में बताया था। ये नागौरी उच्च भूमि में जिला आता है नागौर। कौन सा आता है? नागौर आता है। नागौर जिले में जो पानी मिलता है वो फ्लोराइड युक्त पानी है। कैसा? फ्लोराइड युक्त पानी है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने के दो नुकसान हैं, एक तो दांत पीले पड़ जाते हैं और हड्डियां कैसी हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी। हड्डियां कैसी हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी। जब हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो क्या निकल जाता है? कुबड़ निकल जाता है। इसीलिए नागौर और पश्चिमी अजमेर में जिस पट्टी का जमाव है या जिस पट्टी की प्रधानता है वो आपके फ्लोराइड की, जल की। और फ्लोराइड का जल आप पियोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी? कुबड़ निकल जाएगी। इसलिए इसी पट्टी को हम कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं नागौर जिले की। यहाँ की नहीं है। चलें, ये क्वेश्चन अलग है और वो क्वेश्चन अलग था। लाठी सीरीज अलग है। कुछ आंसर बताएं। आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। अरावली सर पॉसिबल ही नहीं है। अरावली तो पर्वत और पठार के लिए है। विंध्यन क्षेत्र सर मालवा का क्षेत्र देख लो या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश देख लो ना, हो नहीं सकता। हाड़ौती का सर, हाड़ौती में तो वही विंध्यन आ गया। शेखावटी, और मैंने बताया भी था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चर्चा भी की इस चीज़ के बारे में। ये रहा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ये रहा आपके शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। किसका प्रदेश? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र जब जब नाम आए तब तब आप शेखावटी को याद कर लेना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आपका आंसर गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, शेखावटी क्षेत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें, आज का एक ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस कल देखेंगे। अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस वो हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। कॉलेज व्याख्या था 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में बांगड़, देखो ये वागड़ नहीं है, वागड़ बांगड़ है ना कि वागड़। वागड़ आता तो आप बोल देते डूंगरपुर बांसवाड़ा को, है ना। वागड़ क्षेत्र के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जयपुर और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र होता है, मैं कह दूं शेखावटी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? बांगड़ प्रदेश। शेखावटी, शेखावटी में क्या आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू। राजसमंद किस में आएगा? आप कह दो सर ये तो मेवाड़ में आता था। किस में आता था? मेवाड़ में आता था। राजसमंद की स्थापना किसने की थी? राज सिंह ने। राजसमंद जिला मुख्यालय का नाम भी खुद क्या है? राजसमंद है। यहाँ पर जो झील है उस झील का नाम भी क्या है? राजसमंद झील। इस झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर का क्या नाम है? घेवर माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? घेवर माता का मंदिर। और राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में कांकरोली एक स्थान है जहाँ पर श्रीनाथ जी के लिए फेमस है। इसके बाद में और हम बात करें टायर ट्यूब का कारखाना भी यहीं पर है कांकरोली में। टायर ट्यूब का कारखाना भी यहीं पर है। करंट में मुद्दे में जाएं तो विश्व स्वरूपम विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति वो भी आपके राजसमंद जिले में। बहुत बढ़िया। राजसमंद मेवाड़ में, बहुत बढ़िया। ठीक है। बाकी चूरू को देखो तो ऐसा स्थान है या ऐसा जिला है जहाँ पर कोई नदियाँ नहीं है। आपसे पूछ ले ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें नदियों का प्रवाह नहीं देखा जाता है? ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर नदियाँ नहीं है? तो दो जिले आएंगे आपके देखने में, एक तो आएगा बीकानेर और एक आ जाएगा आपका चूरू। बीकानेर और चूरू में कोई नदियाँ नहीं है। इसके बाद हम बात करें झुंझुनू में सर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत है झुंझुनू और सीकर से वही खंडेला की पहाड़ी कांतली नदी आपको प्रवाहित देखने को मिलती है। कांतली नदी सीकर के बाद में झुंझुनू को लगभग दो भागों में बांटती निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितने लोगों ने दे दिया? बीकानेर और चूरू, टायर ट्यूब कारखाना कांकरोली। बहुत बढ़िया। कांकरोली में टायर ट्यूब का कारखाना जो कि राजसमंद